एआई। आज के टाइम पे एआई क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक छोटी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन से लेके बेहद ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की कैलकुलेशन तक, एक फोटो को एनिमेट करने से लेके बेहद ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग 3D एनिमेशन तक, बच्चों के एक छोटी सी खिलौने से लेके एक बेहद ही बड़ा और इंटेलिजेंस रोबोट तक, यहाँ तक कि मेडिसिन से लेके मेजर सर्जरी तक एआई सब कुछ कर सकता है। तो क्या एआई आगे चल के ह्यूमन को रिप्लेस करने वाला है? ह्यूमन की हर एक फील्ड में एआई क्या डोमिनेट करने वाला है? तो आइए जानते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज की इस वीडियो में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 2022 में, जब ओपनएआई ने चैटजीपीटी को रिलीज किया था। उसके बाद एआई की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, लेकिन एआई की ये शुरुआत नहीं थी, क्योंकि एआई की शुरुआत बहुत सालों पहले ही हो गया था। साल 1950 एलन टर्नी ने पब्लिश किया था द कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, लेकिन वो कंप्लीट एआई नहीं था। उसके अगले साल यानी 1951 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने चेस प्लेइंग प्रोग्राम लिखा था और डीट्रिच प्रिंज ने चेस प्लेइंग प्रोग्राम लिखा था, लेकिन ये भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। उसके अगले साल यानी 1952 में आर्थर सैमुअल ने फर्स्ट एआई चेकर्स गेम बनाया था सक्सेसफुली। वो पहला सक्सेसफुल एआई था। और चेकर्स गेम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि थोड़ा सा चेस की तरह दिखने में है, लेकिन खेलने में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि चेस का हर एक गोटी अलग मूवमेंट करता है, लेकिन चेकर्स की हर एक गोटी एक तरीके की मूवमेंट करता है। और चेस में जैसे डिफरेंट अलग अलग गोटी है, जैसे कि राजा, वजीर, ऊंट, घोड़े, हाथी, ये सब हो गया, लेकिन चेकर्स में ये सब नहीं होता है। अगर चेकर्स के बारे में आपको फुल डिटेल में जानना है तो थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च कर लें। खैर, आर्थर सैमुअल ने 1955 में उन्होंने एक न्यू वर्जन बनाया था उस चेकर्स गेम का, जो कि और भी ज़्यादा एडवांस था, जो कि सिर्फ खेल ही नहीं सकता था, खेलने के साथ साथ वो खुद सीख भी सकता था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे एआई शब्द का यूज नहीं किया गया था। एआई जो शब्द है, इसको फर्स्ट यूज किया गया था साल 1956 में सर जॉन मैकर्थी के द्वारा डार्टमाउथ कॉलेज समर एआई कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का यूज किया था। उन्होंने ये प्रूव किया था साइंस और इंजीनियरिंग के द्वारा ह्यूमन के जितना इंटेलिजेंस मशीन बनाया जा सकता है, जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था। और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी, और इसीलिए जॉन मैकर्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये कैसे काम करता है। देखो, ज्यादा टेक्निकली ना बात करते हुए मैं थोड़ा सा आसान शब्द में समझा देता हूँ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नाम से ही जैसे पता चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की इंटेलिजेंस प्रोसेस के द्वारा बनाया गया मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम, जो कि खुद से सीख सकता है, किसी क्वेश्चन का आंसर भी कर सकता है और गलती को सुधार सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एआई एप्लीकेशंस, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस, जनरल आईवी टूल्स जैसे कि चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई, जेमिनी एआई, ये सब कुछ। अब एआई कैसे काम करता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एआई कितने टाइप का है, क्योंकि हर एक टाइप का एआई अलग अलग टाइप से काम करता है। तो एआई मेनली दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है तो कैपेबिलिटीज के अनुसार, दूसरा है फंक्शनलिटीज के अनुसार। अब कैपेबिलिटीज के अनुसार एआई 3 टाइप का होता है और फंक्शनलिटीज के अनुसार 4 टाइप का। तो पहले आते हैं कैपेबिलिटीज के ऊपर। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो है आर्टिफिशियल नैरो एआई। एआई की दुनिया में ये सबसे वीक एआई है, लेकिन वीक होने के बावजूद भी यही एकमात्र एआई है जो फिलहाल एग्जिस्ट करता है। और इसे पहले से जो सिखाया जाता है, जितना डाटा एंटर किया जाता है, वो उसी के हिसाब से उसको यूज करके आप जब कुछ पूछते हो सवाल, तो वो सवाल का जवाब देता है। और इसी के साथ साथ आप जब कुछ पूछते हो, वो नया जो डाटा उसके पास कलेक्ट होता है अपने आप को करने के लिए, और इसी के साथ साथ वो अपने आप को इम्प्रूव भी करते जाता है, जैसे कि एप्पल का सिरी, अमेजन का एलेक्सा, और यहाँ तक कि ओपनएआई का चैटजीपीटी भी एक नैरो एआई है। दूसरा है जनरल एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एआई का थियोरेटिकल फॉर्म है, जो इंसान की तरह सोच सकता है, सीख सकता है, दूसरों को सिखा भी सकता है बिना किसी इंसान के सपोर्ट की मदद से, जो कि अभी सिर्फ थ्योरी है, फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी एआई नहीं है इस तरीके का, लेकिन इसके ऊपर काम किया जा रहा है रिसर्चर्स और इंजीनियर के द्वारा। हो सकता है कि आने वाले दिन में हमें ये दिख जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है।
लेकिन फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये पॉसिबल हो जाए किसी दिन हम इस एआई को यानी जनरल एआई को बना सकते हैं, तो इस एआई की मदद से हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम हार्डवेयर और जनरेटिव एआई लाइक चैट जीपीटी, ये सब कुछ हम बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। और तीसरा है सुपर एआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये भी एक जनरल एआई की तरह ही एक थियोरिटिकल एआई है जो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये जनरल एआई से थोड़ा सा एडवांस है। जैसे कि ये सिर्फ सीखना और सिखाना ही नहीं सकता है, ये खुद से सीख सकता है, खुद का एक जजमेंट बना सकता है, और इसी के साथ साथ इसके पास एक खुद का थॉट प्रोसेस है इंसान की तरह, जो इंसान की तरह सोच सकता है, जो इंसान की तरह हर एक काम कर सकता है जो काम इंसान करते हैं। उसके अलावा वो खुद को मॉडिफाई भी कर सकता है, और जो काम इंसान सोच भी नहीं सकता है ऐसा काम भी वो कर सकता है। तो सोच के देखो, अभी के जमाने की नैरो एआई क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर कभी ये पॉसिबल हो जाए कि हम इंसान सुपर एआई को बना सकते हैं, तो अगर कभी ये सुपर एआई आ जाता है तो ये क्या हम इंसानों के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? आप अपना राय कमेंट्स में जरूर लिखना। अब आते फंक्शनलिटीज के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, फंक्शनलिटीज के अनुसार एआई 4 टाइप के होता है, जिसमें फर्स्ट आता है रिएक्टिव मशीन एआई। एक्चुअली इसके पास खुद का कोई डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी नहीं होता है, और इसे डिजाइन किया गया था बस कुछ ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये बस एक प्रेजेंट टाइम का डाटा कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से रिएक्शन करता है। इसके पास डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी नहीं होती है, जिस वजह से ये पास्ट में किया हुआ काम को प्रेजेंट में अप्लाई नहीं कर सकता है। उसी पास्ट में किया हुआ काम को उसे करने के लिए दोबारा शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि चेस प्लेइंग कंप्यूटर, जिसे हर एक मूव करने से पहले बहुत ही लंबा चौड़ा एक कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसके बाद वो उस मूव को कर पाता है। इसके अलावा IBM की डीप ब्लू, इसके अलावा नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन इंजन, ये भी एक तरीके की रिएक्टिव मशीन एआई है। ये आपकी सर्च और व्यूइंग हिस्ट्री को एनालिसिस करता है और उसी के आधार पे आपको कंटेंट सजेस्ट करता है। और सेकंड है लिमिटेड मेमोरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड यानी सीमित। तो ये लिमिटेड मेमोरी एआई भी कुछ लिमिट तक ही डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन ये पास्ट में किया हुआ काम को प्रेजेंट में अप्लाई कर सकता है, और उसे पास्ट में किया हुआ काम को प्रेजेंट में दोबारा करने के लिए बेहद ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही वो डाटा मौजूद है। इस वजह से उसको वो अप्लाई कर सकता है, और इसी के साथ स्टोर किया हुआ डाटा से वो सीख भी सकता है, खुद को बेहतर भी कर सकता है, और दिन प्रतिदिन अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, ये सब एक लिमिटेड मेमोरी है। इसकी मेमोरी लिमिटेड है, इस वजह से इसके पास जो डाटा है वो भी एक लिमिट तक ही स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड चैटबॉट्स जैसे कि सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब कुछ भी एक लिमिटेड एआई है। और इसी के साथ सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी एक लिमिटेड मेमोरी एआई है। तीसरे नंबर पे आते हैं थ्योरी ऑफ माइंड एआई। थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जिसके पास इंसानों जैसा एक ब्रेन है जो खुद से सोच सकता है, बोल सकता है, सीख सकता है और दूसरों को सिखा भी सकता है। वो इंसानों जैसा इमोशनली सोच सकता है, इंसानों जैसा इमोशनली बिहेव कर सकता है और इमोशनली आंसर भी दे सकता है। लेकिन ये भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी बस एक थ्योरी है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिन में हमें ये दिख जाए। और लास्ट में यानी 4 नंबर पे आते सेल्फ एवर एआई। सेल्फ एवर एआई ये अभी एक सबसे पावरफुल थियोरेटिकल एआई है, प्रैक्टिकली ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसे डेवलप करना कभी पॉसिबल हो जाए तो ये इस तरीके का एआई होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सेल्फ एवर एआई खुद के हेल्थ के बारे में पता कर सकता है और उसे उसके हिसाब से ठीक भी कर सकता है। ये बात कर पाएगा, इसी के साथ ये अपने खुद का लैंग्वेज भी बना पाएगा, खुद से सीख भी पाएगा, झूठ और सच के बीच में फर्क बता पाएगा, इंसान के तरह इमोशनली बिहेव कर पाएगा, जैसे कि रोबोट मूवी की चिट्टी की तरह। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अभी एक थ्योरी ही है, अभी प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी फिलहाल आर्टिफिशियल नैरो एआई जो कि एक लिमिटेड मेमोरी एआई है, अभी सभी तरीके की एआई इसी टाइप की एआई है, आर्टिफिशियल नैरो एआई या लिमिटेड मेमोरी एआई। फिलहाल देखना है कि अभी मौजूदा एआई की मदद से हम हमारे रोज के जीवन में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देखो, हम जाने अनजाने में एआई को यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, जैसे कि कुछ भी सर्च करने से लेके ऑनलाइन वीडियो देखना, ऑनलाइन शॉपिंग करने से लेके एआई रोबोट तक, सब कुछ में ही एआई यूज हो रहा है। जैसे कि आप जब कभी भी कुछ सर्च करते हो
या किसी से चैटिंग करते हो तो मोबाइल में जो डिजिटल कीबोर्ड यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा आपकी गलत टाइपिंग भी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है और आपके टाइपिंग के स्टाइल को वो रीड करके आपको आपका नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट भी करता है, कुछ इस तरीके से। ये एक AI की मदद से होता है। और वीडियो देखना, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, आपकी वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री को एनालिसिस करके आपको आपकी पसंदीदा टाइप की कंटेंट सजेस्ट करना। एग्जाम्पल की तरफ से मान लो, जब आप अपने YouTube की सर्च और वॉच हिस्ट्री को ऑफ कर देते हो तो YouTube की होम पेज में कंटेंट आने की जगह में आपको कुछ इस तरीके के पॉपअप शो होता है। और ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। और AI रोबोट के बारे में तो आप लोग कुछ सालों से सुन ही रहे होंगे और AI की यूज आप लोग बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं, बस आप लोगों को पता नहीं चलता था। जैसे कि टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशंस, गूगल वॉइस असिस्टेंट्स, Amazon Alexa, एप्पल की सिरी, गूगल लेंस, नेविगेशन ऐप जैसे कि गूगल मैप्स, जैसे कि एप्पल की वॉच जिसमें क्रैश डिटेक्शन है, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया जैसे कि टेस्ला, ये सब कुछ AI प्रोग्राम की वजह से ही हो रहा है। लेकिन AI पॉपुलर तब हुआ था जब ChatGPT, इमेज जनरेटर AI, वीडियो जनरेटर AI ये सब कुछ लॉन्च हुआ था। लेकिन इससे पहले AI को हम अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी कर सकते हैं। तो देखो, ऑलरेडी मशीनों ने इंसान के जीवन को बेहतर करने के साथ इंसान की काम को आसान कर दिया है। तो AI अब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाया है या लाने वाला है? देखो, हर किसी चीज की इम्पैक्ट हमारे लाइफ में दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पहले पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। देखो, एजुकेशन फील्ड में AI रोबोट स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकता है और इसी के साथ एग्जाम पेपर देख के रिजल्ट पब्लिश करने में हेल्प भी कर सकता है। इसके साथ स्टूडेंट को गाइड भी कर सकता है। और मेडिकल सेक्टर की बात किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल दवाई बनाने की फॉर्मूला से लेके सर्जरी, यहाँ तक कि नर्स का काम भी एक रोबोट कर सकता है। कार में अभी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि AI की मदद से कार अपने आप चल सकता है। इसी के साथ साथ आप अपने घर के काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए AI रोबोट का यूज कर सकते हैं। और आर्ट फील्ड में ड्राइंग से लेके राइटिंग तक, वीडियो से लेके ऑडियो तक, यहाँ तक कि डिफेंस फील्ड में भी AI का यूज किया जा सकता है। जैसे कि आर्मी की रोबोट से लेके ड्रोन, एयरफोर्स की फाइटर जेट और नेवी की सबमरीन, सब कुछ AI की मदद से चल सकता है। और इनमें से बहुत सब कुछ अभी हो भी रहा है, जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में दिखाया, और बाकी सब कुछ बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। दूसरा आता है हमारे प्राइवेसी के ऊपर। अगर AI सब कुछ करने लग जाएगा तो हमारी जो प्राइवेसी है उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है। देखो, मुझे जो लगता है सबसे जो मेजर तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये यही है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। तो देखो, अभी एक सवाल आता है, तो क्या सच में मशीन और AI मिलके हम इंसान को सच में रिप्लेस करने वाला है? देखो, AI हम इंसान को पूरी तरीके से रिप्लेस कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे चलाने के लिए भी फिलहाल एक इंसान की जरूरत पड़ती है। देखो, AI हम इंसान को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को तो कर ही देगा। देखो, AI आने के बाद AI का यूज कम ज्यादा हर एक फील्ड में हो रहा है। पहले जो कम 10 लोगों के द्वारा किया जाता था, AI वो अभी अकेला कर रहा है। तो हर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए कॉस्ट कटिंग करना तो चाहेगा, लेकिन पूरी तरीके से AI सब काम नहीं कर पाएगा। देखो, AI खुद से सारा काम नहीं कर सकता है, उसे कमांड देने के लिए एक इंसान की ही जरूरत पड़ती है। देखो, तुम जितना जल्दी AI टूल यूज करना सीखोगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि तुम्हारा जॉब बच जाए या तुम्हें कुछ अच्छा खासा जॉब मिल जाए। लेकिन फिर भी कुछ जॉब तो कम होने ही वाला है। देखो, फिलहाल AI इंसानों की तरह सोच नहीं सकता, इंसान के जैसा अनुभव नहीं है AI के पास, इंसान की तरह वो फील भी नहीं कर सकता है और इंसान की तरह वो बोल भी नहीं सकता है। फिलहाल AI इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इंसान को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे, लेकिन कुछ जॉब तो जरूर जाने वाला है। थोड़ा सा कंप्यूटर फील्ड में, थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में और कुछ अलग अलग फील्ड में। अगर AI सच में हमारे जॉब को कम करने वाला है तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, अगर कोई कंपनी चाहता है एम्प्लॉय कम करना और उसके बदले AI को यूज करना तो वो करेगा। तो जॉब बचाने के पीछे मत भागो, इसके बदले ये सोचो कि AI की मदद से बिजनेस कैसे कर सकते हो। देखो, AI तुम्हें मौका दे रहा है खुद से खुद का बिजनेस करने के लिए, जैसे कि आप खुद का शॉर्ट फिल्म, कार्टून एनिमेशन, वेबसाइट, गेम सब कुछ बना सकते हो AI की मदद से। जैसे कि जो काम करने के लिए पहले एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती थी, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो काम अभी आप घर बैठे अकेले ही कर सकते हो। जैसे कि फिल्म हो गया, कार्टून एनिमेशन हो गया,
वेबसाइट हो गया, गेम हो गया, ये सब कुछ अब घर बैठे एआई की मदद से बना सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल ही नहीं था। देखो अभी की एआई भी एक टूल है हर एक मशीन की तरह, जो हमारे काम को आसान करने में हेल्प करता है। जैसे कि मिक्सर या ग्राइंडर जो हमारे किचन की काम करने में हेल्प करता है, एक मोबाइल फोन, एक कंप्यूटर, एक कैमरा, ये सब कुछ भी एक टूल ही है जो हमारे काम को आसान करता है। देखो आखिर में बस एक चीज ही कहना चाहूंगा, एआई आपको मौका दे रहे सीखने का, एआई आपको मौका दे रहे खुद का बिजनेस, खुद एक इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट की तरह काम करो, तो इससे इस्तेमाल करो, एआई यूज करना सीखो और इसे यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कर दो जो आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा था, और वो एक मूव आपका लाइफ चेंज कर सकता है।